नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आपका स्वागत है हमारी सीरीज इकोनॉमी एक्सप्रेस और इसका आज है लेक्चर नंबर 4। अभी तक आपने इस सीरीज में आपको कुछ लोगों को लग सकता है कि हम लोग एक ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम एक एक करके सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और मेरा ये बिल्कुल भी मानना ये नहीं है कि आपको एकदम से जो है इस टॉपिक को फिर दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाऊं। तो अगर जब तक आप किसी टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं करोगे तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में सही आंसर भी अटेम्प्ट करके आ पाओगे, बिल्कुल नहीं है। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ें तो एक बार उसे अच्छे से क्या कर लिया जाए, कवर अप कर लिया जाए। बाद में उससे रिलेटेड आपको कुछ भी करंट अफेयर देखने को मिले, कहीं मैगजीन में कुछ पढ़ रहे हैं या कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं आप, या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया या मेंस के लेवल पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो उसके लिए आप पहले से क्या रहें, वेल प्रिपेयर रहें। हम लोग इस सीरीज में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को हम लोग क्या कर लें, कवर अप कर लें और जिससे आपके एग्ज़ाम में क्या मिले, आपको बहुत हेल्प मिले। तो चलिएगा हम लोग सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको ये सेशन डेली लेते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाना है कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं एग्ज़ाम के लिए। तो आपको कंपेयर करना है कि आपको PYQ उठा के चलना है। जैसे मान लो आपको मैंने अभी बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक डिस्कस कर लिया है, आज हमारा ये मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक्स के लगभग सारे डायमेंशन में कोशिश करूँगा कवर अप हो जाए। तो फिर क्या करना है, आप PYQ उठाइएगा या जहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करके रखा है, या मान लीजिएगा हमारी ही जो लक्ष्य टेस्ट सीरीज चलती है स्टडी IQ की, उसको आपने ज्वाइन करके रखा है, तो इस टॉपिक के क्वेश्चन लगाइएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं पूरी गारंटी दे के चलता हूँ कि जो भी टॉपिक आपने क्लास में रेगुलर पढ़ के चले हैं या कहीं सर भी आपने कवर किए हैं, वो आपके ज़रूर कवर अप जो उन पर आपका जो है ज़रूर राइट आंसर निकल के आएगा। चलिएगा पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कि सीमांत स्थायी सुविधा दर के संबंध में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ द रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यह वह दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रातों रात या एक रात की अवधि के लिए फंड उपलब्ध करवाता है। MSF रेट इज यूजुअली 25 बेसिस पॉइंट्स बिलो द रेपो रेट। MSF दर आमतौर पर रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे होती है। और तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है कि बैंक्स कैन यूज देयर SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कोटा सिक्योरिटीज टू बोरो अंडर MSF। बैंक MSF के तहत उधार लेने के लिए अपने SLR कोटे की प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है और पहले MSF के बारे में जानते हो तो इसको पॉज करके वीडियो को या लाइव में आपको इसका क्या करना है, आंसर जरूर देना है। सबसे पहली बात देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आता है तो हाईलाइट करिएगा कि की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे मेन की पॉइंट है MSF के बारे में क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। और MSF के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको MSF की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में ही बताया था कि MSF रेट क्या होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। हम इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, या तो यही लिख के आ जाएगा या लिख के आएगा सीमांत स्थायी सुविधा दर। अब सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या होता है, तो सीमांत स्थायी सुविधा दर आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं जब RBI क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को या वाणिज्यिक बैंक को या स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, और लोन दे रहा है कितने पीरियड के लिए, 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए, या ओवरनाइट अवधि के लिए, ओवरनाइट पीरियड के लिए, मतलब एक रात की अवधि के लिए। तो जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को 24 घंटे या ओवरनाइट पीरियड के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है तो इस पर जो RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपोज करता है या जो भी ब्याज दर लगाता है उसे MSF दर बोला जाता है। द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स और ओवरनाइट पीरियड इज नोन एज MSF रेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, MSF दर बोलते हैं। अब सबसे मेन बात ये देखिएगा कि RBI जो ये बैंकों को एक रात के लिए या 24 घंटे के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाता है,
इस पर हमें क्या देखोगे कि कोई भी ये बैंक जो है वो कितना बोरो कर सकता है, तो अप टू 1% ऑफ इट्स एनडीटीएल, कि कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का एमएसएफ रेट पर 1% तक क्या कर सकता है, उधार ले सकता है। और अगर कोई भी बैंक उधार ले रहा है तो बदले में उसे कोई ना कोई कोलेट्रल अमाउंट या कोई ना कोई जमानत के रूप में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो बैंक अपने एसएलआर का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, किस पर, एमएसएफ रेट पर उधार लेने के लिए। एक क्वेश्चन आपको फैक्चुअल और याद रखना है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में भले ही नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा एमएसएफ रेट फैसिलिटी को स्टार्ट कब किया गया। तो आपको याद रखना है, इन द ईयर 2011, वर्ष 2011 में आरबीआई ने एमएसएफ दर की सुविधा को क्या किया था, शुरू किया था। मतलब एमएसएफ रेट के बारे में आप क्या क्या समझ गए हैं कि एमएसएफ रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स और ओवरनाइट पीरियड इज नोन एज एमएसएफ रेट, की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को 24 घंटे या ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, सीमांत स्थायी सुविधा दर कहलाती है। कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का कितने प्रतिशत तक एमएसएफ पर उधार ले सकता है, तो कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का 1% तक ही जो है आरबीआई से एमएसएफ पर क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। दूसरी बात याद ये रखना है कि आरबीआई ने एमएसएफ की फैसिलिटी को कब स्टार्ट किया, तो 2011 में आरबीआई ने एमएसएफ की फैसिलिटी को क्या किया, स्टार्ट किया। अगर आपने सेकेंड नंबर का लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो मैंने क्या बताया था कि रेपो रेट में अगर 25 बेस पॉइंट या हम क्या कर दें 0.25% ऐड कर दें तो क्या निकल के आ जाता है, तो 25% हम क्या कर दें 0.25% क्या कर दें ऐड कर दें, या 25 बेसिक पॉइंट अगर ऐड कर दें तो इससे क्या निकल के आ जाता है, तो इससे बैंक रेट निकल के आ जाता है। और बैंक रेट और एमएसएफ रेट हमें क्या देखने को मिलता है, बराबर देखने को मिलता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ के रखी हुई है रेगुलर क्लासेस में, और अभी ये जो इकोनॉमी एक्सप्रेस ले रहा हूँ मैंने उसमें भी क्या करके रखा हुआ है, आपको बता के रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात अगर आप देखोगे स्टेटमेंट पहला क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एमएसएफ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को एक रात के लिए या एक दिन के लिए जो है ऋण देता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखोगे, एमएसएफ रेट इज यूजुअली 25 बेसिस पॉइंट्स बिलो द रेपो रेट। अब यहाँ पे देखो जरा कि ये रेपो रेट से एमएसएफ रेट कम है कि ज़्यादा है, तो 25 बेसिस पॉइंट कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या देखने को मिलेगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पर, तो दूसरा स्टेटमेंट हमें गलत देखने को मिल रहा है कि एमएसएफ रेट ये हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है, ये क्या होता है, बैंक दर के बराबर होता है। और ये क्या होता है, कहीं ना कहीं बैंक रेट या एमएसएफ रेट रेपो रेट से क्या कम नहीं होता है, ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। फिर लिखा है बैंक्स कैन यूज देयर एसएलआर कोटा सिक्योरिटी टू बोरो अंडर एमएसएफ। हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट कि एसएलआर के अंदर जो भी सिक्योरिटी को डिपॉजिट करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, उनको क्या कर सकते हैं, कोलेट्रल के रूप में रख करके बैंक क्या कर सकते हैं, एमएसएफ दर पर पैसा उधार ले सकता है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 नहीं 1 और 3 यहाँ पर हमें सही देखने को मिलेगा। तो बी आंसर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर बेटा, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सीआरआर इज एप्लीकेबल ओनली टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। पहला लिखा है कि कैश रिजर्व रेशियो इज एप्लीकेबल ओनली टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, की नगद जमा अनुपात केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एसएलआर अप्लाइज टू ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स। एसएलआर सभी वाणिज्यिक बैंकों सहित सहकारी बैंकों पर भी क्या होता है, लागू होता है। और तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि आरबीआई कैन इम्पोज पीनल इंटरेस्ट ऑन सीआरआर शॉर्टफॉल, कि आरबीआई सीआरआर कमी पर दंडात्मक ब्याज भी लगा सकता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट को क्या करते हैं हम लोग, पहले डिस्कस करते हैं।
सीआरआर लिखा है, तो सीआरआर के बारे में आप लोग जानते हो कि प्रत्येक बैंक जो भी भारत में संचालित हो रहा है उसको अपनी एनडीटीएल का कुछ ना कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास में नगद रूप में रखना पड़ता है। और यहाँ क्या लिखा है, एप्लीकेबल ओनली टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कि सीआरआर केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। नहीं, सीआरआर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ साथ भारत में संचालित होने वाले जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इन पर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता है। तो केवल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पर लागू नहीं होता है, अदर बैंक्स पर भी इंप्लीमेंट होता है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि एसएलआर अप्लाइज टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंकों को भी मिला करके। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सीआरआर और एसएलआर ये दोनों हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। तो एसएलआर हमें क्या देखोगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ साथ सहकारी बैंकों पर भी क्या होता है, लागू होता है। अब अगर मान लीजिएगा कोई बैंक, जैसे मैंने कल पंजाब नेशनल बैंक का उदाहरण दिया था कि पंजाब नेशनल बैंक के पास में मान लीजिएगा आज की डेट में 100 करोड़ रुपए का एनडीटीएल है, तो उसे 3% सीआरआर मतलब 3 करोड़ रुपया आरबीआई के पास में नगद के रूप में रखना होगा। अगर मान लीजिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक 3 करोड़ रुपया जो उसका एनडीटीएल है, मान लीजिएगा 100 करोड़, अगर उसके बराबर पैसा 1% अपना नहीं रख पाया या 3% जो है उसने नहीं रख पाया, जो अभी सीआरआर चल रहा है उतना पैसा नहीं रखा अगर उसने आरबीआई के पास नगद के रूप में, तो आरबीआई इसके ऊपर जो है क्या कर सकता है, पेनल्टी इंपोज कर सकता है या पीनल इंटरेस्ट को भी क्या कर सकता है, लगा सकता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 ओनली। ये हमें क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर हमें बेटा क्या मिलेगा, राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन सीआरआर वर्सेस एसएलआर, कि सीआरआर बनाम एसएलआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैं लेवल जैसे जैसे आप पढ़ते, मतलब आपने शुरुआत में देखा को पहले दिन के क्वेश्चन का लेवल कंपेयर करना, और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएंगी, पहले कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिएगा इसके बाद अभी बजट आने वाला है, तो मैं टैक्सेशन और बजट को इसके बाद मैं शुरू कर दूंगा। तो मैं बिल्कुल पहले टैक्सेशन या बजट के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो अगर आप लोग वनडे एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो सीधा वहाँ से टैकल हो जाएगा। अब लेवल उनका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर क्या देखने को मिलेगा, वैसे वैसे हम क्या करते चलते हैं, शुरुआत में बेसिक रखते हैं, फिर क्वेश्चन का लेवल ऊपर लेके चलते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो किसी भी फील्ड का, उसमें अगर इकोनॉमी का सेगमेंट आता है, इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएं, कवर अप हो जाएं। आपको ये नहीं कि इसके लिए अलग से पढ़ रहे हैं, इसके लिए अलग से पढ़ रहे हैं। आप एक बार पढ़िएगा और उसको ज़बरदस्त क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, कोई आपको बीट ना कर पाए आपके सेगमेंट के मामले में। बस अप्रोच ये रखनी है कि मान लीजिएगा आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट को हर जीवन में कोई भी काम एक ही बार होता है। तैयारी भी ऐसे सोच के चलिएगा, जीवन में एक ही बार करना है। इसको पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान नहीं बनाना है आपको कि बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ रहा है। मतलब कमी आप में है या एजुकेटर में है या मतलब आपके पढ़ने के तरीके में, ये हो सकता है हमें कहीं ना कहीं। तो कोशिश ये करनी है कि कोई भी चीज़ पढ़ो, एक बार पढ़ो, चाहे वो टॉपिक हो या कोई सब्जेक्ट हो या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। बस फिर क्या करना है, आपको एग्जाम देते रहना है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। तैयारी एक बार अच्छे से कर लो, फिर उन्हीं नोट्स को क्या करो, बार बार रिवीजन करो। तो अब पहला सीआरआर और एसएलआर के संबंध में हमें क्या करना है, कथनों पर विचार करना है। लिखा है सीआरआर इज मेंटेन्ड ओनली इन कैश विद आरबीआई व्हाइल एसएलआर कैन इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड। देखो बेटा, ये कल के लेक्चर में जब मैंने समझाया था कि सीआरआर को आप आरबीआई के पास रखते हो केवल और केवल किस रूप में, नगद के रूप में, जबकि एसएलआर जो है नगद के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति और गोल्ड यानी कि सोने के रूप में रखते हो। तो अगर ये स्टेटमेंट पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट हमें बिल्कुल करेक्ट दिखाई पड़ रहा है। पहला स्टेटमेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा है आरबीआई पेज नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। आरबीआई सीआरआर पर कोई ब्याज देता है, नहीं देता है, सही बात लिखी है ये। दूसरा, बट बैंक्स अर्न ऑन एसएलआर एसेट, लेकिन बैंक एसएलआर से पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल ये मैंने कल बताई थी, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तीसरा है मैक्सिमम लिमिट फॉर सीआरआर इज 15% वाइल फॉर द एसएलआर इज 40%। हाँ बेटा, अब इस बात को समझना है आपको। हमारे देश में क्या हुआ कि 1990 में इंडियन इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जनरेट हुआ।
यानी कि भुगतान संतुलन घाटे की समस्या क्या हुई, हमारे देश में उत्पन्न हुई। और भुगतान संतुलन घाटे की समस्या जब हमारे देश में उत्पन्न हुई तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें $1 बिलियन से भी कम पैसा बचा रह गया। अब $1 बिलियन से भी कम पैसा बचा रह गया तो मतलब यह है कि हम अपनी जो इम्पोर्ट्स नीड्स हैं या अपनी जो आयात की ज़रूरतें हैं उनके लिए अब हमारे पास में क्या आ गई, दिक्कत आ गई कि बमुश्किल हम 2 हफ्तों तक भी अपनी इम्पोर्ट नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। तो फिर इंडिया ने क्या किया, 4 जुलाई 1991 को, 4 जुलाई 1991 को भारत सरकार के द्वारा नई आर्थिक नीति अपनाई गई। इसके साथ ही हाई लेवल कुछ कमेटीज का भी फॉर्मेशन किया गया और उसमें एक कमेटी जिसका सबसे ज़्यादा नाम आता है उसका नाम है नरसिम्हम समिति। इस नरसिम्हम समिति, 2 नरसिम्हम, एक तो फर्स्ट बनाई गई 1990 के जो तात्कालिक आर्थिक सुधार हो रहे थे, और फिर लेटर 1990s में 1990 के उत्तरार्ध में फिर दूसरी नरसिम्हम समिति का क्या किया गया, हमारे देश में गठन किया गया। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, ये कमेटी ने साफ तौर पे कहा कि देश में जो CRR और SLR का जो बहुत ज़्यादा आप रेट करके रखे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी बैंक है और इस बैंक में कस्टमर का मान लीजिएगा 100 रुपये क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। अब बैंक तो चाहेगा कि इस 100 रुपये में से ज़्यादातर पैसा को क्या कर दिया जाए, उधार बांट दिया जाए। तो अगर कस्टमर से 4 रुपये ब्याज दर पे जमा करवाया है तो बैंक चाहेगा कि हम 10% पे उधार बांट दें और इससे क्या कर पाएंगे, लाभ कमा पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो भी कस्टमर का डिपॉजिट हुआ है, मतलब जो भी NDTL निकल के आ रहा है, इस NDTL का पहले क्या था कि एक सर्टेन परसेंटेज और वो भी मैक्सिमम CRR और SLR क्या करना होता था, मेंटेन करना होता था। अब मान लीजिएगा CRR और SLR, मान लीजिएगा कि CRR पहले हुआ करता था 30 से 40% के आसपास, और SLR जो है वो कम से कम हमें क्या देखने को मिलता है, कई बार 50-50, 60-60% भी हो जाता था। अब मान लो कोई भी बैंक अपने 60 से 70% रुपया ऐसे ही मतलब उसे फिक्स करके रखे हुए, उसे उधार नहीं बांट सकता, तो कोई बैंक हमारे यहाँ प्रॉफिट में फंक्शनिंग कर सकता था? या क्या बाजार में पैसा या मार्केट में ये बैंक ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लोन का कर सकते थे? और अगर जब तक बाजार में ऋण नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा, तो यही जो पैसा, जो ऋण है या जो पैसा उधार लिया जा रहा है, यही क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा, निवेश होगा। और जब भी अर्थव्यवस्था में निवेश होगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन को या उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है 4 देखने को मिलते हैं, उसमें भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। तो जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ता है तो लोगों को नए रोजगार के क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों की इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होने से फिर लोग क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे, और ये पूरा जो पैसा है सिस्टम में क्या करेगा, घूमेगा। यही भाई साहब इन्होंने कहा कि देखो यार, ये जो CRR और आप SLR बहुत ज़्यादा रखे हुए हो, इस लिमिट को क्या करिएगा, कम करिएगा, जिससे बैंक जो संस्थाएं हैं वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा रुपया क्या कर पाएँ, कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रिएशन या साख सृजन या लोन डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ। इससे ये पैसा क्या होगा, निवेश होगा, और निवेश होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर यानी कि जो है प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, लोगों को नए रोजगार मिलेंगे, लोगों की बचत को बढ़ावा मिलेगा, और फिर यही बचत हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में या फाइनेंशियल सिस्टम में आएगी, यही फिर से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी। ऐसा जो है खास तौर पर कहा गया, किसके द्वारा, जो है नरसिम्हम समिति के द्वारा। और इसके बाद लिमिट सेट कर दी गई कि मैक्सिमम CRR कितना हो सकता है, 15%, और SLR की मैक्सिमम रेट कितनी हो सकती है, 40%, 40%। तो अभी वर्तमान समय में क्या देखने को मिलेगा, आज की डेट में हमने क्या बताया कि CRR कितने पे मेंटेन करके रखा हुआ है, 3% पे मेंटेन करके रखा हुआ है, और SLR अगर पिछले 4-5 सालों से देखोगे तो लगातार 18% पर ही बना हुआ है। तो आप इस तरह से ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इसमें आंसर में हमें क्या देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, इसको क्या करना है, बताना है। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में दे करके जाना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन इन दिसंबर 2025। अगर आप करंट अफेयर ध्यान से पढ़ते हो तो इसको जवाब देना है। दिसंबर 2025 में RBI की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द रेपो रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू
0.25%। रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 5.25% कर दिया गया। दूसरा है द डिसीजन एम्स टू सपोर्ट ग्रोथ एमिड लो इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड एट 2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 की जो है मुद्रास्फीति कम रहने वाली है और ऐसा सोचा गया। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंटेन अ न्यूट्रल इंस्टेंस। मौद्रिक नीति समिति ने तटस्थ रुख को अपनाए रखा है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको मैं डेली अब क्या करूँगा कि लास्ट में एक क्वेश्चन दे के जाया करूँगा, उसको आपको क्या करना है, जवाब देना है। कमेंट में जवाब जरूर आपको दे करके जाना है, तभी मैं मान के चलूँगा भाई आप लोग पढ़ रहे हो। नहीं तो फिर क्या है कि ऐसे मतलब डेली हम लोग मेहनत करते रहेंगे, बताते रहेंगे, उसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा। आउटपुट आप ही लोग निकाल के लाओगे, मतलब आप मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम आपको देना है, आपके मरने से स्वर्ग आपको मिलेगा, मेरे मरने से स्वर्ग आपको नहीं मिल जाएगा। मतलब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी जो है वो आपका रिजल्ट में क्या हो पाएगा, कन्वर्ट हो पाएगा। तो अगर आपने ये पढ़ रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है। गलत हो सही हो उसकी टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता है। आपको ये नहीं सोचना है किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको इस रेस में क्या करना है, आगे निकलना है। तो आपको इसका जवाब देना है। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यहाँ से आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप कल मैं पहले ही बता देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो इस बार बहुत न्यूज में रहा है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उससे रिलेटेड आरआरबी और नाबार्ड से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा। तो आप लोगों ने पढ़ के रखा है, तो आरआरबी और नाबार्ड के क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको बताना है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना है रजत शर्मा सर। इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे पर सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी हाल ही में देखोगे कि यूपी पीसीएस के लिए, इसके अलावा आरओ का आपने कल ही देखा होगा नोटिफिकेशन आया है, या बीईओ के लिए स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। तो आप इनकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू पर जाना है सीधा आपको। तो स्टडी आईक्यू पर जाना है, या सीधा यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है 9289996921। इस पर क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे, आपको कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए हो सीधी मिल जाएगी। दूसरी बात, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको क्या मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, सीधा आप हमारे जो है ऐप पर या कोर्स पर क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ से आपको बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।